नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आपका। आज हम पहुंचे हैं आजिले खड़ा, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर सुभाष शर्मा से हो रही है। आप अध्यक्ष हैं यूथ फॉर चेंज सोसाइटी के और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद साहब। सुभाष जी, हमने विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आप जीबीएस हॉस्पिटल और यूथ फॉर चेंज सोसाइटी के तत्वाधान में कोई शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारी सामाजिक संस्था यूथ फॉर चेंज सोसाइटी जो विगत 7 वर्षों से जिले में सक्रिय है, तो उसमें हमने एक प्रकल्प चलाया था कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा के प्रति जो जागरूकता कम है, तो जागरूकता के माध्यम से हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकें, इसके लिए हमने जीबीएस जनरल हॉस्पिटल के साथ एक चर्चा करके अलग अलग स्थानों पर मेडिकल कैंप लगाने का एक प्रयास किया है। ये हमारा 6वां या 7वां कैंप होगा जो एक बृहद स्तर पर लगने जा रहा है। विगत 1 साल पहले हमने जीबीएस के साथ कैंप लगाना चालू किया था और एक बड़ा कैंप होगा जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार लोग लाभान्वित होंगे। ये कैंप कब आयोजित होगा, कहाँ आयोजित होगा? ये कैंप आगामी 2 जुलाई रविवार के दिन सगरा माता जो प्रांगण है, मेला प्रांगण है, वहाँ पर जिको इंडस्ट्री एरिया के पास चतुर्दश के दिन प्रातः 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आयोजित होगा। इसमें कौन कौन से रोगों से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर आने वाले हैं? इसमें जनरल फिजिशियन आएंगे, गायनिक के आएंगे, नेत्र रोग आएंगे, दंत रोग आएंगे, अस्थि रोग आएंगे, स्त्री रोग आएंगे। मतलब लगभग एक पूरी तरीके से हम जीबीएच का जो हॉस्पिटल है पूरा एक ही छत के नीचे, एक ही टेंट के नीचे एक दिन के लिए यहाँ रहेगा, जहाँ पर लोगों को जांच, परामर्श एवं जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं वो भी हम इस कैंप के माध्यम से उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इस हेतु कैंप के लिए आपने आसपास के क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया या सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा कुछ प्रचार किया? पर सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया में हम कर ही रहे हैं प्रचार। उसके अलावा हमने 10 से 20 हज़ार जो है पैम्पलेट अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से गंगरार के अलग अलग गांवों में लगभग 15 से 20 गांवों में पैम्पलेट को बंटवाए हैं और जो भी सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोग हैं उनसे आग्रह किया है कि इस कैंप में अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। ऐसा प्रयास हम उनके माध्यम से कर रहे हैं। इस कैंप में कितने लाभार्थियों की पहुंचने की आपकी है कि उम्मीद है, कितने लाभार्थी पहुंच सकते हैं? हमारा जो जिस हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों का जो हमारे पास फोन और सूचना आ रही है, हमें अपेक्षा है कि कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग इस कैंप का फायदा लेंगे। तो इस कैंप में आप लोगों को कौन कौन सा उपचार और जांच और परामर्श उपलब्ध करवाने वाले हैं? यहाँ पर हम जैसे कि मैंने आपको कहा कि अस्थि रोग, स्त्री रोग, दंत रोग, हृदय रोग, ये सभी जांचें यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर परामर्श भी देंगे, आवश्यक दवाइयाँ होंगी तो यहाँ पर हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। उसके बाद भी अगर लगा कि मान लो किसी के मोतियाबिंद का कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, तो हमने पिछले साल भी यहाँ से बस लगवा कर अलग अलग स्थानों से जीबीएच के साथ में उनका ऑपरेशन करवाया, उनके लेंसेज बिठवाए और वो आज जो पिछले साल जिनको लाभ मिला वो भी एक बार पुनः आकर यहाँ पर अपने एक बार जांच करेंगे क्या उन्हें और अधिक डायग्नोस की किसी की आवश्यकता है या नहीं है। या इस कैंप में गंभीर व्याधियों का उपचार भी होगा? निश्चित तौर पर हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन इस कैंप में आएंगे, जो मैं मानता हूँ कि एक चित्तौड़ के और इस क्षेत्र के लिए पहला प्रयास होगा। गंभीर व्याधियों का अगर इलाज होगा तो ये कैंप तो आपका एक ही दिन का है, फिर आप जो गंभीर बीमार है उनको नेक्स्ट उपचार उपलब्ध करवाएंगे? निश्चित तौर पर हम मान लो उस दिन जो डायग्नोस हुआ कोई मरीज, उसको फिर यहाँ से हम अगर आवश्यकता हुई कि उनको पहुँचाने की तो उन्हें पहुँचाएंगे हॉस्पिटल में, उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर यथावत पूरी तरीके से चले। फिर वापस उससे कोई आगे की आवश्यकता हुई जांचों की, परामर्श की या किसी ऑपरेशन की, तो वो भी हॉस्पिटल के साथ उनसे आग्रह करके हम कराकर पुनः उन्हें स्वस्थ करके पुनः उन्हें घर छोड़ने का एक हमारी इच्छा और प्रयास है, जो हमें लग रहा है कि सगरा माता जी और बजरंगबली के आशीर्वाद से आप सबके सहयोग से पूरा होगा। यूथ फॉर चेंज सोसाइटी पिछले कई वर्षों से सक्रिय है इस क्षेत्र में। आपने अभी बोला कि हमने 8-10 जगह कैंप लगाए, बता सकते हैं कहाँ कहाँ कैंप लगाए आपने और कितने लाभार्थी पहुँचे थे उनमें? जी बिल्कुल, इसका आंकड़ा जो है हमारे पास रजिस्टर्ड भी है। हमने शुरुआत इसकी हनुमान जी के मंदिर प्रांगण से करी थी, फिर हमने मीठाराम जी के खेड़ा में लगाया था, फिर हमने बोई खेड़ा में लगाया था। ऐसे करके अलग अलग स्थानों पर हमने गंगरार में लगाया था। जब कोरोना के कालखंड में, आप माने कि कोरोना के कालखंड में हमने 71 ब्लड का संग्रहण वहाँ से करा था, जो एक बहुत ही मतलब ऐसा वातावरण चल रहा है जिसमें लोग असहजता फील कर रहे थे। तो ये तो कैंप लगाए है। इसके अलावा हमने जो 73 कैटरेक्ट के ऑपरेशन करवाए थे लास्ट ईयर, जिस कैंप का इनॉग्रेशन माननीय कर्नल रणधीर सिंह जी जो बस्सी के हमारे संस्था के मार्गदर्शक हैं उन्होंने किया था।
जी, मैं यूँ कह रहा हूँ, जैसे आपका यूथ फॉर चेंज सोसाइटी और अमेरिकन जीबीएच हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, आप दोनों मानव हित के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मानव हित के लिए आप इससे हटकर और कुछ आपने काम किया क्या यूथ फॉर चेंज सोसाइटी निश्चित में? तौर पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि संस्था हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एवं दीनहीन आर्थिक असक्षम लोगों के उत्थान एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास कर रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 7 वर्षों पहले हमने एक मुहिम चालू करी थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन किस प्रकार लगाया जा सकता है, इसका हमने प्रयास किया था। उसके लिए हम दीपावली में घर से निकलने वाली अखबार की जो रद्दी थी उनका एकत्रीकरण करा, फिर उनसे प्लास्टिक की थैलियों की बजाय कागज की थैलियां बनाकर उनका वितरण किया। जो अर्थ मतलब पैसा हमें मिला उसको हमने बेचकर गरीबों के लिए मिठाई पटाखे लेकर डिस्ट्रीब्यूशन करने का हमने काम किया। अब आप देखिए कि हमने किसी से धन लिया भी नहीं, चंदा लिया भी नहीं, पर उन सबका समावेश भी है उस मिठाई के अंदर। मतलब गरीब तक जो मिठाई पहुंच रही है उसमें अखबार की रद्दी के माध्यम से उसके घर पहुंच रही है। और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का हमने प्रयास किया। हमें खुशी है कि हमारे 7 वर्षों की जो हमने प्रयास और जो सोच रखी थी, तो आज भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का पूरा एक आदेश निकाल रखा है। यूथ फॉर चेंज सोसाइटी जो है उसका आर्थिक जो फंड है वो कहाँ से आता है? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें मुझे आपको बताते हुए हर्ष होगा कि हमारी संस्था के जितने भी सदस्य हैं, आज मान लो कल कैंप का जो आयोजन होगा रविवार के दिन, उसमें हम ना किसी से कोई सहयोग ले रहे हैं और ना हमने किसी से कोई डोनेशन प्राप्त किया है। हम सब हमारी जो मंथली सैलरी है, किसी की जो कोई अर्जन का माध्यम है, किसी का व्यवसाय है, संस्था के सभी सदस्य अपने सामूहिक प्रयास से उसमें एकत्रीकरण करके बिना किसी के सहयोग लिए हम इस प्रकार का आयोजन विगत 7 वर्षों से करते आ रहे हैं। आपकी संस्था में कुल सदस्य कितने हैं? रजिस्टर्ड सदस्य हमारे पास कम से कम 150 हैं जो हमारे संस्था के आजीवन सदस्य हैं। और सक्रिय सदस्य की बात करूं तो आज जिले में हमारे कम से कम 35 से 40 सक्रिय सदस्य हैं जो विभिन्न अलग अलग उपखंडों के ऊपर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कितने क्षेत्र में आपका संस्था काम करती है? जैसे कितने जिलों में आपके यूथ फॉर चेंज सोसाइटी काम करती है? आपको मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने जब शुरुआत करी थी तो हम छोटे से स्तर पर, हम आज के 7 वर्ष पहले हमने ये प्रयास किया था। उस समय हम 4 से 5 जने हमारे संस्थापक सदस्य थे। हमने बिलवाड़ा के अंदर इस कार्य को प्रारंभ किया। तो आप जब बिलवाड़ा प्रवेश करेंगे तो उसमें आप देखेंगे प्लांटेशन का काम जो है वो यूथ फॉर चेंज हमारी संस्था के द्वारा जो उसको पूरा मैनेज किया जा रहा है, जहाँ पर प्लांटेशन हो रखा है। और अभी वर्तमान में देखें तो सक्रिय रूप से हम चित्तौड़ जिले के अंदर ही सक्रिय हैं। अच्छा सुभाष जी, मैंने कुछ वीडियो आपके यूथ फॉर चेंज सोसाइटी के देखे हैं जिसमें ठंड पड़ रही तो आप गरीबों को कंबल वितरण कर रहे हैं। ऐसे कुछ वीडियो मेरे सामने आए हैं, मैंने देखे भी है, बड़ा हर्ष होता है। तो आप गरीबों के हित के लिए और कोई काम करते हैं क्या? बिल्कुल, मेरा मानना और हमारी संस्था के सदस्यों को भी मानना है कि दान करें इस हाथ से तो इस हाथ को पता ना चले, तभी जाकर वो दान की सार्थकता मानी जाती है। तो जब भी हम इस प्रकार के कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम इसको समाचार पत्रों में नहीं देते हैं कि हमने मान लो किसी के लिए भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए हैं, या मान लो आपको मुझे बताते हुए खुशी होगी कोरोना के कालखंड के अंदर हमने रजिस्टर्ड, हमारे पास कम से कम 150 मरीजों के नाम नंबर हैं जिनके लिए हमने किसी न किसी माध्यम से हमने उनको उस समय मदद करी थी। सुभाष जी, आप सामाजिक सरोकारों से भी वास्ता रखते हैं और वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। अभी एक फिल्म आई है आदि पुरुष, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति एवं सनातन संस्कृति का एक अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ें ध्यान में, संज्ञान में या देश में आती है तो उसके 2 रूप होते हैं। तो ये जो पिक्चर है मैंने देखी नहीं, पर मैंने इसके कुछ ट्रेलर देखे जो मुझे देखकर हो सकता है उनका कुछ अलग मत हो, पर मेरा मत ये है कि हमारी संस्कृति के आध्यात्मिक तथ्यों के साथ जो आदिकाल से वाल्मीकि जी द्वारा, श्री तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है, उनके आधार पर अगर किया जाएगा तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उन्हें वास्तविक में श्री रामचरितमानस क्या थी उसका ध्यान होगा और उनके श्री राम जी के गुणों का वो अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। अब इस पिक्चर का एक ट्रेलर देखा मैंने जिसमें चालू होते ही रावण वरदान मांगता है। तो उस समय रावण वरदान मांग रहा है, उस समय उसकी वेश, रावण के पास सोने की लंका थी और उसके पूरे शरीर के ऊपर मैं कहीं भी स्वर्ण का एक आभूषण तक नहीं देखता हूँ। बिल्कुल, रावण एक अपने ऊपर एक हेलमेट लगाकर वो वेल्डिंग का काम कर रहा है उसमें। तो अब उस समय आप देखिए कि रावण में श्री रामचरितमानस एक प्रसंग है कि शबरी की कुटिया में श्री राम जी पहुंचते हैं। अब उसके अंदर शबरी राम जी के पास आ गई
सबरी राम जी के पास आ गए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मतलब आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी जो हैं जो शेषनाग का अवतार थे, तो उनको मूर्छा आई तो कैसे आई, वो क्या कारण रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत से सुधार की आवश्यकता है। इसके जो डायलॉग राइटर हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो नवाचार किया है और हम बच्चों से जुड़ना चाहते हैं। क्या वो बच्चों को वैदिक संस्कृति इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ अगर उनका ऐसा विचार और उनका ऐसा प्रयास था तो उन्हें एक छोटा सा प्रसंग अपन ले कि जब शबरी से श्री राम जी भेंट करते हैं तो उसमें नवदा भक्ति का एक प्रसंग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मंत्र जापमम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो नवदा भक्ति के अगर मान लो कोई किसी प्रकार से अगर भगवान से जुड़ना चाहता है तो कौन सी 9 भक्तियाँ जिनके माध्यम से भगवान को पा सकता है, तो इन भक्तियों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। अब रावण का अगर अपन दृश्य देखें, प्रभु राम का अगर दृश्य देखें, तो सबसे पहले उसमें रावण दिखाता है कि मुझे ये वरदान चाहिए, तो वो वर मांगने का भी उसका एक तरीका था। नर से मरो ना वानर से, जग में अमर हो जाऊं, 3 लोक 14 भुवन में मैं ही मैं पूजा जाऊं। इस प्रकार के शब्दावली थी, इस प्रकार भगवान के प्रति उसकी आस्था थी। अब मैं मानता हूँ कि उसमें एक रावण को जो उसका विमान था, उस रावण के विमान का भोजन किस प्रकार से उसमें दर्शाया गया था, तो ये काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब नकारात्मक प्रभाव हमारी संस्कृति के ऊपर डालती है। सुभाष जी, एक दो राजनीतिक सवाल जरूर लूँगा आपसे। आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक हरावल दस्ता है और जो भी हमें शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो भी हमें कार्य करने को मिलते हैं वो हम करते भी हैं। और संगठन जो अभी वर्तमान में हम करें, फर्स्ट टाइम वोटर्स के ऊपर फोकस, केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों पर तक युवाओं तक अधिक पहुंचाकर उन्हें सरकार को और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भाजपा को वोट दें, ऐसा प्रयास युवा मोर्चा राजस्थान कर रहा है। राजस्थान में कैसा परचम लहराने वाला है सीपी जोशी के नेतृत्व में? माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर एक स्वर्णिम इतिहास रचा जाएगा, जिसमें एक मजबूत तौर के ऊपर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आने वाली है? देखिए, ये आप ऐसा प्रश्न है जिसका मैं समझता हूँ कि एक सटीक उत्तर देना मेरे उसमें नहीं होगा, पर एक अच्छी मजबूत सीटों के तौर पर सत्ता में भाजपा अपना शासन। आप बेगू विधानसभा से आते हैं और मैंने सुना है कि बेगू विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है बीजेपी में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी में एक विधानसभा ऐसी भी है जहाँ पर इतने मतलब भाजपा के अंदर हुनर है। दूसरी विचारधारा की बात करें तो उनके पास कोई नेतृत्व क्षमता वाला क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि उन्हें उनका उम्मीदवार भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये एक मतलब दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता में आम नागरिक के तौर पर सोचना चाहिए कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसके पास नेतृत्व क्षमता की कोई कमी नहीं है और इनको एक अपना उम्मीदवार भी बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। सुभाष जी, आप आजला खेड़ा में रामलीला संचालित होती है, हमने सुना है कि उसमें आप लक्ष्मण का पाठ अदा करते हैं। कुछ 1-2 वाक्य डायलॉग लक्ष्मण जी के हैं, तो आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, क्योंकि आप उससे काफ़ी अच्छे से परिचित हैं तो आप प्रसंग बताएं, मैं वो डायलॉग बोल दूंगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद से कोई एक डायलॉग। उसमें जब धनुष आदरणीय प्रभु राम जब शिव धनुष का भंजन कर देते हैं और परशुराम जी जब आकर उन्हें कहते हैं कि मतलब क्रोध में तिल मिलाकर कहते हैं, लक्ष्मण जी का क्रोध में आना स्वाभाविक हो जाता है कि ये कौन है जो मतलब बिना चर्चा करे कर रहा है। तो उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुख का संवाद भी कभी दुख का कारण बन जाता है, तोता अपनी मीठी वाणी के कारण ही पिंजरे में आता है, बाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया, सबसे पहले बोल उठे तो चोर इन्हें ही ठहराया, अच्छा अपराधी हम ही सही, ये जहर हम ही ने निचोड़ा है, करना है जो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी ना रिसियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो साहब गरमाए इतने। तो जिस आप देखिए, कल्पना करिए कि जिस रामचरितमानस में रामलीला में जो इस प्रकार के जो डायलॉग इतने मतलब शब्दों का ये जो मतलब पुष्प है, इसकी तुलना करिए और वर्तमान जिस प्रकार की फिल्में चल रही है उनके शब्दों का करिए तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो हम हमारी रामलीला को किस प्रकार लोगों तक पहुंचाए, ये प्रयास हमें करेंगे। बिल्कुल, माँ शारदे के उच्च उत्कृष्ट शब्दों का चयन तुलसीदास जी ने किया है अपने रामायण में, और राधेश्याम रामायण के आप चौपाया में सुना रहे थे। बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, आपने हमें समय दिया, ऐतदर्थ हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। आपका शिविर सफल हो, ऐसे हम कामना करते हैं।